हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। ठीक है, लाइव क्लास आने वाले थे लेकिन क्या करें, इस ससुरा इतना नेटवर्क खराब चल रहा है ना कि लाइव कराने का तो मन नहीं कर रहा है। इतना मतलब बेकार नेटवर्क हो गया, ये तो एयरटेल वाला इतना बेकार नेटवर्क हो गया जिसका जोड़ नहीं है। इन लोगों को तो दूसरे किसी से मतलब है नहीं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, बस ये लोग इतना ही जानते हैं लोग, नेटवर्क वाले खास करके यही। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क के परेशानी की वजह से थोड़ा सा लाइव क्लास में देरी हो रही है। ठीक है, जिसके वजह से हमको ऐसे वीडियो बना करके आप लोग को भेजना पड़ गया। ठीक है, और आप लोग परेशान हो गए, बहुत ही जल्द हम लाइव में भी आने वाले हैं। ठीक है, तब तक हम लोग फिलहाल में ऐसे ही अभी काम चला रहे हैं, एक दो दिन तक तो थोड़ी सी परेशानियों की सामना करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं काफ़ी ही बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे आपके सामने। ठीक है, जो कि मैट्रिक परीक्षा से संबंधित इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी VVI क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम से संबंधित है जी। ठीक है, टोटल के टोटल क्वेश्चंस आज के जो होंगे वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए आइए देखते हैं कि ये आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है और किस किस टाइप वाले हैं। आइए देखते हैं। कर रहा है, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। आपसे क्या पूछा गया, एक रैखिक समीकरण का घात आपसे पूछा गया जी। तो रैखिक समीकरण का घात कितना होना चाहिए, आइए देखते हैं। ऑप्शन में आपको मिला है ए नंबर में A0, बी नंबर में 2 और सी नंबर में 1 और डी नंबर में आपको मिला है कोई नहीं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि रैखिक समीकरण का जो घात होता है ना वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। द्विघात समीकरण का जो घात होता है वो कितना होता है, 2 होता है। त्रिघात समीकरण का जो घात होता है वो कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि रैखिक समीकरण का घात सबसे अधिक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। द्विघात समीकरण का जो घात होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। त्रिघात समीकरण का जो घात होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा, तो रैखिक समीकरण का जो घात होगा वो कितना होगा, 1 होगा जी, बिल्कुल ही 1 होगा, जो कि आपको ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहे हैं, सी नंबर ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगले देखते हैं। अगले प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि जो 2 नंबर क्वेश्चन आपके लिए सामने आए हैं वो क्या कह रहे हैं, कैसे उसको हल करेंगे, क्या उसमें पूछा गया है। आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। कह रहा है कि tan पाई बटा 2 का मान होगा कितना होगा जी। यहाँ पे दिया गया tan और यहाँ पर दिया गया पाई, तो पाई के जगह पे हम लोग क्या रखते हैं जी, 180 रखते हैं। क्या रखते हैं, 180। तो 180 बटा 2 यानी ये कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि tan पाई का जो मान होता है वो क्या होता है, ये क्या वो 0 होता है या फिर √3 या 1/√3 या फिर इन्फिनिटी यानी अनगिनत होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। tan 90, 180 बटा 2 हम लोग किए थे तो हमको 90 मिला। tan 90 का मान कितना होता है, tan 0 लिखिए आप, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। tan 0 बराबर 30। ठीक, और tan 30 बराबर होता है 1/√3 आपको मिल जाएगा। tan 45 बराबर आपको मिल जाएगा 1, और उसके बाद से tan 60 डिग्री बराबर आपको होता है √3, और tan 90 बराबर आपका क्या होता है, इन्फिनिटी होता है जी, यानी अनंत होता है। ठीक है, तो अभी तक आपको जवाब पता चल गया होगा। हमको क्या ज्ञात करना था, tan 90 का मान ज्ञात करना था। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा जी, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर यानी tan पाई बटा 2, पाई के जगह पर हम लोग ने क्या रखा था, 180, जिससे हम लोग जिसमें 2 से भाग दिए थे तो 90 आया था। ठीक है, यानी tan 90 का मान जो हमारा प्राप्त होगा वो कितना होगा, डी नंबर यानी इन्फिनिटी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की 3 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि बिंदु 4 - 3 यानी पहले प्लस है और फिर माइनस है, किस चतुर्थांश में है जी। आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर एक जो बिंदु दिया गया है 4 - 3, ये किस चतुर्थांश में। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नियाम कक्ष बना लेते हैं। ये हमारा पहला हो गया, ये x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया और ये y डैश हो गया। ठीक है,
और यहाँ पे जो हम लोग संख्या को निर्धारित करते हैं प्लस में, और इधर जो करते हैं वो माइनस में, ऊपर करते हैं वो प्लस में और नीचे करते हैं वो माइनस में। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है जो कि प्लस प्लस होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश। ठीक, और ये जो चतुर्थांश है ये माइनस और प्लस से मिलकर के बना होता है, यानी एक्स वाला जो है वो माइनस में है और वाई वाला जो है वो प्लस में है, यानी माइनस और प्लस से मिलकर के बनते हैं कौन सा चतुर्थांश, जो कि द्वितीय चतुर्थांश है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग तृतीय चतुर्थांश में। यहाँ पर x और y यानी x डैश और y डैश से ये मिलकर के बना हुआ था, जो कि दोनों के दोनों जो होते हैं वो माइनस में होते हैं। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश जो होते हैं वो माइनस माइनस होते हैं। चतुर्थ का हम लोग बात करते हैं, पहले x फिर y, यानी x का जो मान है यहाँ पर प्लस में है और y का जो मान रहता है वो माइनस में रहता है जी। ठीक है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है वो प्लस माइनस होता है। आपसे क्या पूछा गया है कि प्लस और माइनस, यानी जो 4 है वो प्लस में है और जो 3 है वो माइनस में, यानी प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में है, तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में आपको दिखाई दे रहा है, चौथा यानी चतुर्थ में, यानी प्रथम नहीं, द्वितीय नहीं, तृतीय नहीं, कौन सा हमारा जवाब सही होगा जी, चतुर्थ, यानी जो कि ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा है। चलिए आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन हमारे लिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है जी। वृत्त के केंद्र पर, यहाँ पर आप एक वृत्त बनाइए, ठीक है, और इसका ये केंद्र हो गया। ठीक है, तो वृत्त के जो केंद्र पर ये कोण बना हुआ है वो कितना डिग्री का होता है जी, चारों तरफ से जब बना हुआ है तो कितना डिग्री का होगा, वो 360 डिग्री का होगा जी। वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। आप लोग हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना होता है वो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या आया हुआ है, कह रहा है कि 3 5 2 5 7 5 8 5, यहाँ पर एक आंकड़ा आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 3 5 2 5 7 5 8 5 का क्या ज्ञात करना है जी, आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे आसान से आसान तरीका आपको पहले भी बताया गया है, अभी भी फिर से हम बताने वाले हैं कि जो आंकड़ा में सबसे अधिक बार संख्या आई है, आंकड़ा में जो सबसे अधिक बार संख्या आई हुई है वही हमारा क्या हो जाता है जी, बहुलक हो जाता है। ठीक है, यानी देखिएगा आप यहाँ पे 5 की जो संख्या है वो कितनी बार आई है, यानी हर एक संख्या के बाद 5 आई हुई है, यानी 1 2 3 4। ठीक है, यानी बहुलक बराबर हमारा क्या हो जाएगा जी, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न है जी। ठीक है, बहुलक बराबर हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, यानी कि इस आंकड़ा में सबसे अधिक बार आने वाला संख्या जो होगा, इस आंकड़ा में सबसे अधिक बार आने वाला जो संख्या होगा वो हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। चलिए आइए 6 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि 6 नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं ये हमारे लिए क्या लेकर के आया है, क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है जी। ठीक है, आइए चलिए चर्चा करते हैं। कह रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्का को जब हम लोग उछालते हैं तो उसमें घटनाएं कितनी होती है, एक सिक्का को जब हम लोग उछालते हैं तो उसमें कितनी घटनाएं होती है जी, 2 घटनाएं होती है, यानी एक हेड और एक टेल, यानी एक चीत और एक पट आने की घटना होती है, ये सबको पता है। ठीक है, तो एक सिक्का में घटना की संख्या कितनी हो गई, घटना की जो संख्या है, कुल घटना की जो संख्या है, कुल घटना की जो संख्या है वो कितनी है जी, 2 है ना। और हमको लाना क्या है, एक चीत लाना है, तो चीत आने की घटना कितनी हो जाएगी, चीत आने की घटना जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो लाना है उसकी घटना 1 है और कुल संभव घटना जो है वो कितनी है, 2 है। तो चीत आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, चीत आने की प्रायिकता जो होगी वो हो जाएगी आपको 1/2 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1/2 ए में दिखाई दे रहा है जी। जी बिल्कुल, ए नंबर आपका सही जवाब होगा, यानी एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 1/2 होगी। चलिए आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे 7 नंबर क्वेश्चन में आपके लिए क्या आया है जी, कह रहा है कि AP 4 10
16, 22 का शार्प अंतर होगा। क्या पूछा गया है आपसे? शार्प अंतर। ठीक है, यहां पर आपको एक एपी देखने के लिए मिल रहा है जो कि है 4, 10, 16, 22। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है कि शार्प अंतर ज्ञात करना है जी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये जो पहला होता है ना, इसको पहला जो संख्या होता है इसको प्रथम पद हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं, जो कि आपको 4 दिया गया है। दूसरा में रहता है उसको द्वितीय पद बोलते हैं। तीसरा में रहता है उसको तृतीय पद, और चौथा में रहता है उसको चतुर्थ पद हम लोग कहते हैं जी। ठीक है, तो प्रथम पद आपको जानकारी हो गया कि 4 है। दूसरा पद जो है वो हमारा क्या है? 10 है। दूसरा पद हमारा क्या है जी? 10 है। ठीक है, यानी A2 बराबर हम लोग 10 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप A1 बराबर 4 लिख सकते हैं ना। अब चलिए शार्प अंतर ज्ञात करने के लिए कुछ फॉर्मूले भी हैं जी। शार्प अंतर ज्ञात करने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा? A2 माइनस A1 मिलेगा। क्या मिलेगा? A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है। कैसे? यानी दूसरा पद हमारा क्या है जी? 10 है, और पहला पद हमारा क्या है जी? 4 है। तो दूसरे पद में से पहला पद, यानी 10 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, यानी शार्प अंतर हमको कितना प्राप्त हुआ? इस एपी का 6 प्राप्त हुआ। यानी आप किसी में से किसी को घटाएंगे, यानी तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तो 6 ही आना चाहिए। चौथे में से तीसरे को घटाएंगे तो आपका वो जो अंतर आना चाहिए वो 6 ही आना चाहिए। यानी हर एक पद से एक पद में घटाया जाएगा तो उसका जो अंतर होगा वो समान आना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान में रखें, तभी वो शार्प अंतर बोला जाएगा, अन्यथा नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6 प्राप्त हुआ है, जो कि ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? सी में। ठीक है, यानी AP 4, 10, 16, 22 का शार्प अंतर जो होगा हमारा क्या होगा? 6 होगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। आइए 8वां प्रश्न हमारे लिए क्या आया हुआ है जी? कह रहा है कि 1/√3 बराबर है। 1/√3 बराबर है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा किए थे, यानी कि जो 2 नंबर क्वेश्चन था उसके बारे में ही सारी की सारी चर्चाएं की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कह रहा है 1/√3 वो किसके बराबर है? चलिए आइए हम लोग सबका मान देखते हैं। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया कि 1/√3, क्या पूछा गया है? 1/√3 जो बराबर है वो किसके बराबर है? अब आप मिला सकते हैं, √3 के बराबर है? नहीं। 1/√2 के बराबर है? नहीं। 1/2 के बराबर है? नहीं। 1/√3, यानी यस 1/√3। 1/√3 जो होगा हमारा वो tan 30 डिग्री के बराबर होगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में नजर आ रहे होंगे जी। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है? ठीक है, 9 नंबर प्रश्न हमारे लिए क्या कह रहा है? ये काफी ही शानदार प्रश्न है जी, जो कि एक त्रिकोणमिति से लिया गया है, और ये एक प्रकार का सूत्र है जी। ठीक है, क्या कह रहा है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? क्या वो 0 होता है, क्या वो 1 होता है, या फिर 2 होता है, या फिर -1 होता है जी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 0, 1, 2, -1। तो हम आपको बता देना चाहते हैं ये एक सूत्र होता है, यानी वो सूत्र क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है जी। ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, जो कि आपको ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है? बी में दिखाई दे रहा है जी। इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि 10 नंबर प्रश्न में आपके लिए क्या मिला। 10 नंबर और लास्ट नंबर जो प्रश्न है ये आपके लिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है।